वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। रिट की परीक्षा आगे बढ़ाई जा चुकी है। नई तारीख 20 जून आई है और आज 30 मार्च से अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रैल, मई और लगभग आधा जून है। सवाल ये पैदा होता है कि परीक्षा आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसका ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ जाएगा कैंडिडेट्स पर और मेरिट पर। देखिए, पहली चीज़ ये है कि नो डाउट परीक्षा आगे बढ़ने से आप सभी को समय मिला है, तो ऐसे में उन लोगों को फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है जिनके पास समय कम था और जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि काश मेरे पास 1 महीना और एक्स्ट्रा होता तो मैं मेरिट में आ जाता। उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा, इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनका सिलेबस पूरा है लेकिन 1-2 रिवीज़न के बाद वो और रिवीज़न नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा लगता था कि और अगर रिवीज़न का मौका मिलेगा तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि परीक्षा के आगे बढ़ने के क्या कुछ दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, ये तो तय बात है कि बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग सभी पिछली जो तारीख थी उस तारीख को एग्ज़ाम मानकर चल रहे थे और उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को टाइम्ड किया था, अपने आप को प्रोग्राम किया था और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि परीक्षा आगे चली गई है तो अब यहाँ नुकसान होने का अंदेशा उन लोगों के लिए है जो अब परीक्षा आगे बढ़ने की खबर सुनकर अपनी तैयारी को मंद कर देते हैं। यहाँ से मेरिट के अंदर अब अंतर आएगा। बहुत से ऐसे होंगे जो उस समय मेरिट में नहीं आ पा रहे होंगे लेकिन अब दुगनी मेहनत करेंगे और वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जॉब ले लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके रिवीजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब चूँकि समय बीच में ज़्यादा आ गया है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बार बार तैयारी करता हूँ, परीक्षा आगे बढ़ जाती है एंड देयर कॉन्फिडेंस विल गेट वाटर्ड डाउन। तो ऐसे लोग अगर अपनी तैयारियों को मंद कर देते हैं या धीमा कर देते हैं तो उन्हें नुकसान होगा। अब ओवरऑल ये तो है समस्या। समाधान क्या है, हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। देखिए, आप 2 तरीके से इस चीज़ को लेकर चलें। सबसे पहली चीज़ आप ये लेकर चलें कि परीक्षा सिर्फ आपके लिए ही आगे नहीं बढ़ी है, ये उन 16 लाख लोगों के लिए भी आगे बढ़ी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दुगनी तैयारी करेंगे और फिर आप मेरिट में आ जाएंगे तो याद रखिए बाकी लोग भी तैयारी करेंगे। तो ऐसे में अब आप अपने आप को इस तरह से एक रणनीति के तहत ढालिए कि वो जो डिफ़िकल्ट एरियाज़, जैसा मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया था, जिन्हें आपने मार्क किया होगा, अब सुकून के साथ आप उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। उनके तैयार होने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप उन्हें तैयार करेंगे, जैसे जैसे उसमें आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा, वैसे वैसे आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहला काम यह है कि जो डिफ़िकल्ट जोन हमने चुना था उस डिफ़िकल्ट जोन के ऊपर अब आप पूरी तरह से एक तरीके से जोन इन हो जाएं, उस पर पूरा कंसंट्रेट करें, उस पर पूरा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अब लैंग्वेजेस जो 60 नंबर की हमारी आती है और साथ ही जो पेडागॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी है ये 30 नंबर की, कुल मिलाकर 90 नंबर ये हैं। तो अब हमारे पास इतना समय है कि इन 90 नंबर के ऊपर हम अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। इसके लिए आप करना ये होगा आपको कि आप अपने दिन को 2 भागों में बांट दें। एक हिस्सा दे दें दोनों लैंग्वेजेस को और साथ ही साथ एजुकेशन साइकोलॉजी को, और एक हिस्सा आप दे दें अपने ऑप्शनल को। कोशिश ये कीजिए कि बैलेंस बना रहे। अगर ऑप्शनल 60 नंबर का है तो ये 90 नंबर के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके अंक बाहर ज़्यादा है, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है और हम किसी भी सब्जेक्ट को डाउनग्रेडेड करके या इजी मानकर नहीं चल सकते, ख़ास तौर से जब आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हों। तो एक बार जब आप उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ को रिवाइज़ करना आप चालू करेंगे और उन पर पूरा कंसंट्रेशन करेंगे, चीज़ें अब आपके लिए बहुत आसान होती जाएगी। एक काम आपको और करना है, वो है आपके प्रश्न पत्रों से रिलेटेड है कि अब हमारे पास चूँकि समय है तो क्या करें। मैं अभी भी अपने उसी बात को दोहराऊंगा कि आप अप्रैल और मई महीने में इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करके अपना समय ख़राब ना करें। और मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल के रूप में जो 2 पेपर दिए थे, मकसद सिर्फ आपको विभिन्न तथ्यों से परिचित कराना था। स्ट्रिक्टली अपनी स्कूली किताबों के ऊपर फोकस्ड रहिए, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता है, ख़ास तौर से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एक चीज़ और है, वो ये है कि
मनोविज्ञान और पेडागोजी का जहाँ तक सवाल है उसमें ये दिक्कत रहती है, जैसा एक बहन ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर बहुत तैयारी करने के बाद भी इसकी स्कोरिंग हमारी 15 और 17 के बीच में ही रहती है, जबकि इसमें हमें कम से कम 22 से 25 प्लस जाना है। तो इसका सबसे बढ़िया रास्ता ये है, आपके पास में सोशल मीडिया है, आप इसका सकारात्मक प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मनोविज्ञान का कोई सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस सिद्धांत का नाम यूट्यूब के ऊपर डालें और वहाँ वीडियो आ जाएगा, उसको सुन लें। उसके बाद आप अपनी किताब पढ़ें या अपने नोट्स को पढ़ें तो आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी और एक बार जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी गई थी वीडियो में, और मैं 2-3 दिन से इसलिए विराम पर था क्योंकि मैं ये देख रहा था कि इस परीक्षा के आगे बढ़ने के बाद अब क्या संभावनाएं हमारे लिए हो सकती है, क्या बदलाव आ सकते हैं हमारी रणनीति में और क्या कुछ हमें नया करने की ज़रूरत है। तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा और वो नतीजा क्या था मैंने आपको अभी बता दिया, हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब आते हैं उस बहन के प्रश्न के ऊपर। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर हम जिस तरह से भाषाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भाषाओं की तैयारी एक ही पुस्तक तक सीमित होकर करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाज़ार से हमने कोई गाइड लाई है और उसमें हिंदी या संस्कृत दे रखी है या अंग्रेज़ी दे रखी है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग हमने उसको ले लिया और उसको बहुत अच्छा तैयार कर लिया। लेकिन जब मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और यही किस्सा उनका मनोविज्ञान के साथ भी है, यही किस्सा उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ भी था। तो यहाँ बहुत गहरा चिंतन मनन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो प्रश्न मॉडल पेपर में पूछे जाते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अप टू द स्टैंडर्ड हों, आपके स्टैंडर्ड से मैच खाते हों। आप उनकी चिंता दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। और रहा वो मुख्य सवाल कि वो एक किताब हम लाए हैं और उसको अच्छी तरह तैयार किए लेकिन बहुत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की जगह एक बार पुराने पेपर सॉल्व करके देखिए। जब आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो उस समय आप जज कर पाएंगे कि जो बुक आपने पढ़ी है उसका कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये करके देखिए, अगर इसके बाद में चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बावजूद भी चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ टॉपिक विशेष है जिसमें आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक विशेष को आप किसी और पुस्तक में भी देखें जो बहुत अच्छी तरह तैयार है, दैट्स ओके, उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है एक बार उन चीज़ों को किसी अन्य पुस्तक में भी आप देख लें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और हम इस समय का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा आगे बढ़ी है, लेकिन इससे आपका उत्साह बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और हमेशा याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ में अच्छाई छुपी होती है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हम कैंडिडेट्स का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, आपके पास समय है। अच्छी तरह तैयारी कीजिए, लॉजिकली तैयारी कीजिए और तैयारी को मनोयोग के साथ कीजिए। 8 घंटे किताब लेकर अगर आप बैठते हैं और आपके दिल पर बोझ है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो समय दे रहे हैं वो समय बहुत मन मार कर आप दे रहे हैं, तो वो तैयारी आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि आप सिर्फ पंक्तियों को पढ़ेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, उसका जो सार है वो आपके दिमाग में आप नहीं बैठा पाएंगे। ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। आप चाहे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन मनोयोग से, ये दिल ये आपके साथ होना चाहिए। सारा खेल यहाँ और यहाँ का है। जब दिल और दिमाग का कनेक्शन जुड़ जाता है तो व्यक्ति सफल हो जाता है। इन दोनों में से एक भी अगर आपका साथ नहीं देता है तो फिर वहाँ हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ये संघर्ष की यात्रा काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं एक संदेश आप लोगों को देना चाहूँगा और वो संदेश सभी भाई बहनों के लिए है। अब चूंकि परीक्षाएं आगे बढ़ी है और आप जानते हैं कि मई और जून का महीना है और हो सकता है स्कूल वगैरह खुलेंगे, छुट्टियां पड़े ना पड़े, तो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले हमारे भाई बहन हैं उनका समय शायद अब थोड़ा बिजी हो जाए। जो भी हो, आप ये ज़रूर मानकर चलिएगा कि एक मौका आपको ईश्वर ने दिया है और इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना है। कैसे उठाना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन खुला रखूँगा। कोशिश करता हूँ कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ, लेकिन अगर कुछ भाई बहनों के जवाब नहीं दे पाता तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आप रीकमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरी नज़र पड़े और मैं आपके उस कमेंट का जवाब दे सकूँ। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों के लिए ये रिट परीक्षा का आगे बढ़ना एक सकारात्मक कदम होगा। घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य से, अपने पथ से डिगना नहीं है। बस ये मानकर चलिए कि आपका काम तैयारी करना है और आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा होगी और ज़रूर होगी।
ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने अप्रैल के हिसाब से तैयारी की थी, परीक्षा जून में चली गई, ये बढ़िया हुआ, अब आपके पास रिवीजन का समय है, आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। और मैं जानता हूँ जब ये शब्द मैं बोल रहा हूँ तो एक कैंडिडेट के रूप में आपके दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता बार बार एकदम परीक्षा के करीब जाना और उसके बाद सूचना मिलती है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। बट जो भी है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, जिस दिशा में आप चल रहे हैं, उससे पथभ्रष्ट नहीं होना है। लोग लाख बातें करेंगे आपको और हो सकता है डिमोरलाइज ज़्यादा करने लग जाएं। फैमिली वापस अब ये कह सकती है आपको, या जहां आप काम कर रहे हैं वो संस्था आपसे कह सकती है कि अब तो तुम्हारी परीक्षा आगे बढ़ गई है, अब थोड़ा कामकाज में ध्यान दो, घरेलू काम में ध्यान दो। बट इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको ये मानकर चलना है, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, परीक्षा अभी भी होनी है, और ये जितना आप अभी तक कर रहे थे ये सिर्फ रिट को पास करने के लिए कर रहे थे। तो चूंकि अभी लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमारी यात्रा अनवरत जारी रहेगी, और इस यात्रा में सकारात्मक होकर आप चलते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद।